नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान से। पीएम मोदी को मिला एक और वैश्विक सम्मान। बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने पीएम मोदी को सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और वैश्विक सम्मान मिला है। पीएम मोदी को ये वैश्विक सम्मान राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी को ये 33वां ग्लोबल सम्मान मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों में ये 33वां सम्मान है। ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जिसे अब आप कह सकते हैं। 33 देशों ने इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से, अपने सर्वोच्च अवार्डों से नवाज चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 33वां सम्मान मिला है। राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने पीएम मोदी को सम्मानित किया है। देखिए जरा तस्वीर। पीएम मोदी को एक और वैश्विक सम्मान से नवाजा गया है। राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने पीएम मोदी को इस सम्मान से विभूषित किया है। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट हाउस डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। पीएम मोदी ने इसे 140 करोड़ देशवासियों के सम्मान से जुड़ा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सम्मान मेरा नहीं बल्कि देश के भारतीयों के सम्मान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट आज से है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया से फ्रांस लौटेंगे और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप भी पहुंचे हैं। और दुनिया के नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप धाक कह सकते हैं कि पीएम मोदी को एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। 33वां ग्लोबल सम्मान पीएम मोदी को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से G7 समिट में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 100वां विदेशी दौरा है और पीएम मोदी को अभी तक 33, इससे पहले 32 मिल चुके थे ग्लोबल अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड। कई देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नवाजा है और अब पीएम मोदी को 33वां ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट हाउस डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसीव करते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस अवार्ड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया। पीएम मोदी ने इसे भारत के लोगों का सम्मान बताया। 140 करोड़ देशवासियों के सम्मान का प्रतीक बताया है। ये देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह सम्मानित किया जा रहा है। ये ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये 33वां ग्लोबल अवार्ड है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभूषित किया जा रहा है। आइए एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, फ्रांस के एवियां पहुंचे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी आज G7 समिट में शामिल होंगे। देखिए, यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर सबकी नजर है। डील पर भी चर्चा हो सकती है, कहा जा रहा है। यूक्रेन, ईरान और एआई समेत कई वैश्विक मुद्दों पर मंथन हो सकता है। G7 का सदस्य नहीं होने के बावजूद भारत फिर से विशेष आमंत्रित देश बना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए पहुंचे हैं G7 समिट में। इससे पहले पीएम मोदी को आप सुन रहे थे, आपने देखा किस तरह सम्मानित किया गया है। स्लोवाकिया के दौरे पर थे
अब फ्रांस आज लौट रहे हैं। G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष सदस्य के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले 12 बार भारत के प्रधानमंत्री शामिल हो चुके हैं G7 समिट में, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में गए हुए थे। ब्रिटेन में G7 समिट का आयोजन किया गया था। मनमोहन सिंह ब्रिटेन में 2005 में गए थे G7 समिट में। रूस में जब आयोजित किया गया था G7 समिट 2006 में गए थे। मनमोहन सिंह जर्मनी में भी गए थे 2007 में, जापान में 2008 में और इटली में 2009 में मनमोहन सिंह G7 समिट में दौरा कर चुके हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में फ्रांस में जब G7 समिट हुआ था तो गए थे। ब्रिटेन में 2021 में गए थे, जर्मनी में 2022, जापान में 2023, इटली 2024 और कनाडा 2025 फ्रांस में। अब जो है फ्रांस में 2025 एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 में पहुंचे हुए हैं। फ्रांस में एक बार फिर से हो रहा है G7 समिट। तो अब तक 3 प्रधानमंत्री भारत के G7 समिट में लगातार हिस्सा ले चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के G7 समिट में भारत गेस्ट नेशन के रूप में आमंत्रित किया गया है। जिस तरह से भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था है, वैश्विक ताकत बनकर के अर्थव्यवस्था में उभर रहा है, उससे सभी देश भारत के महत्व को समझ रहे हैं और भारत को गेस्ट नेशन के तौर पर आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वीं बार G7 समिट में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। G7 समिट का सदस्य नहीं है भारत मेंबर नहीं है, लेकिन दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिका के कारण भारत को अक्सर आप देखते होंगे विशेष आमंत्रित देश यानी कि गेस्ट नेशन के तौर पर G7 समिट देश बुलाते हैं। और यही भारत की असली ताकत, भारत की पहचान है कि भारत को दुनिया देखती है एक बढ़ते हुए बिग जायंट के रूप में इकोनॉमी में। स्नेह कंवल हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे दिल्ली से। स्नेह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तो सम्मान मिला है, इससे देशवासियों को एक गर्व की, एक खुशी की, एक नई जोश, नया उमंग मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 33 बार जो है इससे पहले नवाजा जा चुका है अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से, और अब G7 समिट शुरू होने जा रहा है। क्या भारत की तरफ से G7 समिट में एजेंडा रखा जाएगा, मुद्दा रखा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा? नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो 16-17 जून को फ्रांस के एवियन शहर में होने वाले 52वें G7 समिट में हिस्सा लेंगे। फिलहाल वो आज स्लोवाकिया में है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट में शामिल होने के लिए आज ही फ्रांस स्नेह से संपर्क टूट चुका है। स्नेह से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन पहुंचे हैं। पीएम मोदी उसके बाद हिस्सा लेंगे G7 समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं और ऐसे में भारत गेस्ट नेशन के रूप में शामिल हो रहा है, क्योंकि G7 का हिस्सा भारत नहीं है। आपको बता दें दुनिया की GDP में G7 देशों का करीब 28.4% हिस्सा है। आप सोचिए कितने बड़े वैश्विक पैमाने पर ये देश GDP का लगभग 1/3 हिस्सा अपने साथ, ये G7 देश कितने बड़े जायंट देश हैं ये सब, जिसमें एक इतिहास आपको बता दें 1973 में दुनिया भर में तेल का संकट पैदा हुआ। इससे निपटने के लिए 1975 में अमेरिका, फ्रांस, इटली, वेस्ट जर्मनी और ब्रिटेन ने G6 ग्रुप बनाया। उसके बाद इसे आगे बढ़ा करके G7 के रूप में किया गया। स्नेह हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं। स्नेह, आवाज सुन पा रही है? स्नेह जी बिल्कुल, बताएं आप। स्नेह अपनी बात पूरी कीजिए। स्नेह जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 17 तारीख की अगर बात करें, 16-17 जो है आज और कल 2 दिन जो फ्रांस के एवियन शहर में G7 में होने वाले समिट में हिस्सा लेंगे। फिलहाल वो स्लोवाकिया में है। प्रधानमंत्री मोदी समिट में हिस्सा लेकर आज फ्रांस के एवियन शहर आ रहे हैं। समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी G7 देशों के नेताओं, सहयोगी देशों, प्रतिनिधियों के साथ जो है कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच ट्रेड डील पर बातचीत होगी। समिट से इतर प्रधानमंत्री कई विश्व के कई बड़े नेताओं से भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति दोपहर में आज फ्रांस के एवियन शहर पहुंच गए हैं। G7 के देशों की अगर बात करें, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम के नेता जो है इस आज ईरान और यूक्रेन के मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, 13 जून से फ्रांस स्लोवाकिया के 6 दिवसीय दौरे पर 18 जून को वो पेरिस से होते भारत लौटेंगे। अगर विद्यमान G7 की अगर बात करें, ग्रुप ऑफ 7 की बात करें, ग्रुप 7 दुनिया के 7 उन देशों का समूह है जिसे दुनिया के मॉडर्न इकोनॉमी देश कहा जाता है। इसमें भारत एक आमंत्रित देश है, लेकिन जिसका 28 सदस्य है उसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा, जर्मनी शामिल है। इसकी शुरुआत 1975 में G6 के रूप में हुई थी। जिसमें जो है 1976 में कनाडा के जुड़ने के बाद ये G7 बना। 1998 में रूस में इसे शामिल करके इसका नाम G8 कर दिया गया। लेकिन 2014 में यूक्रेन ने जब क्रीमिया को कब्जा किया, यूक्रेन क्रीमिया पर जब रूस ने कब्जा किया तो उसे ग्रुप से बाहर कर दिया और पुनः ये ग्रुप 7 हो गया। फिलहाल भारत ग्रुप 7 सदस्य नहीं, लेकिन दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिका निभाने के कारण अक्सर भारत को विशेष आमंत्रित यानी गेस्ट नेशन के रूप में बुलाया जाता है। आमतौर पर भारत के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं इस समिट में जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2025 से 2013 के बीच 5 बार G7 जो पहले G8 विराट समिट में हिस्सा लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 2019 में फ्रांस के ब्रिटिश में आयोजित G7 में शामिल किए हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के नाम यह भी कीर्तिमान है 7 बार G7 समिट में शामिल होंगे। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि आज और कल 2 दिन जो G समिट की जो है आयोजन होगा, इसमें जो है जिसकी अध्यक्षता फ्रांस कर रहा है, इसमें इस एजेंडे में जिस हिसाब से पूछा क्या एजेंडा होगा, तो इस एजेंडे में जियो पॉलिटिक्स, क्लाइमेट चेंज, यूक्रेन युद्ध, ईरान इजराइल तनाव, गाजा, लेबनान, हॉर्मुज रूट, ये तमाम चीजें होंगी जो आज के इस वैश्विक समिट का जो है एक अहम एजेंडा होंगी। भले इसमें इस G7 में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी शामिल हो, ये वो देश हों जो विकसित देश हैं, लेकिन ये दर्शाता है कि भारत की वैश्विक ताकत क्या है। ये देश भी समझते हैं, ये विकसित देश भी समझते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और भारत एक उभरती हुई ताकत है। और अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत इससे पहले 13 बार शामिल हो चुका है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अब 7 बार शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 समिट में भारत का शामिल होना ये अपने आप में ही दिखाता है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत को ये विकसित देश स्नेह कम नहीं आंक सकते हैं। भले आप दुनिया के 28.4% हिस्सा आप अपने में समाहित करते हैं, लेकिन भारत भी एक वैश्विक ताकत है। इसको नजरअंदाज वैश्विक पटल पर नहीं किया जा सकता है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। जी बिल्कुल, कीर्तिमान भारत की अगर सामरिक ताकत की बात करें, आर्थिक बाजार की बात करें, आज हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, दुनिया के लिए सबसे बड़ा हम बाजार है। हमारी अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, इसलिए भारत की ताकत को दुनिया कोई देश नकार नहीं सकता। तो जिस तरह से जो है जियो पॉलिटिक्स क्राइसिस चल रही है कीर्तिमान दुनिया में, उसमें भारत की भूमिका आम हो जाती है। चाहे ईरान युद्ध हो, ईरान इजराइल, अमेरिका तनाव हो, गाजा हो, लेबनान हो, हॉर्मुज हो, ये तमाम जो वैश्विक संकट है, जो वैश्विक जियो पॉलिटिक्स के क्राइसिस है, उसमें भारत की भूमिका कोई भी नकार नहीं सकता। वैश्विक आर्थिक संतुलन हो, वैश्विक आर्थिक सहयोग हो, इन सभी में भारत की भूमिका अहम हो जाती है। और जिस तरह से G7 समिट का एजेंडा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI है, उसमें भी भारत की जो तेजी से भूमिका बढ़ रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर दुनिया के तमाम जो वैश्विक ताकतें हो या महाशक्तियां हो, जो भी हो, उन सभी को भारत की भूमिका, भारत की स्थिति का अंदाजा है। इसलिए अब भारत को कोई भी नकार कर नहीं चल सकता है। कीर्तिमान, ग्लोबल क्राइसिस पर चर्चा होगी कि नहीं, इसमें क्या एजेंडा इसमें होगा? जियो पॉलिटिक्स को देखते हुए ग्लोबल क्राइसिस जो उत्पन्न हुआ उस पर ये देश चर्चा भी करेंगे या नहीं करेंगे? अभी जैसे मतलब कि G7 समिट फ्रांस के एवियन शहर हो रहा है, उसमें अगर एजेंडे की बात करें, आपने जिस तरह से जिक्र किया गया जियो पॉलिटिक्स क्राइसिस, जिसमें ईरान युद्ध,
ईरान इजराइल अमेरिका तनाव, यूक्रेन युद्ध, गाजा, लेबनान, होर्मुज रूट, ये तमाम चीजें हैं जो इस बैठक का प्रमुख एजेंडा। साथ ही साथ मध्य पूर्व की सुरक्षा चुनौतियां जो हैं, मिडिल ईस्ट में जो समय सिक्योरिटी क्राइसिस है, वैश्विक आर्थिक सहयोग है, असंतुलन है, ये तमाम मुद्दे जिन पर जो है G7 समिट पर चर्चा होगी। ठीक है स्नेहा, और सबसे महत्वपूर्ण एक और मुद्दा अब तेजी से उभरता हुआ आ रहा है, जो चुनौती पूरे दुनिया के सामने वैश्विक चुनौती है, वो है AI के डेवलपमेंट को लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियां, उससे कैसे ये देश निपटेंगे। खास करके तो वैश्विक ताकतें हैं G7 में, उनका क्या एजेंडा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, ये पूरी दुनिया की इस पर नजर है। खास करके अब भारत का किस तरह से इन देशों के प्रति झुकाव होगा, क्या दोनों सभी G7 देशों से भारत किस तरह से टैकल करेगा इनको, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। सुनिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो पीएम मोदी आज देखिए G7 नेताओं से मुलाकात करेंगे और भारत की वैश्विक ताकत की पहचान एक बार फिर से करवाएंगे, आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, आज यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। आज दोपहर 2 बजे यह रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय रिजल्ट जारी करेंगे थोड़ी देर में, करीब 2 बजे के दोपहर के करीब यह रिजल्ट घोषित किया जाएगा। बीएड के जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है। जो इंतजार कर रहे थे बीएड के अभ्यर्थी, उनके लिए जो खबर आ रही है बताते हैं, दोपहर 2 बजे ये रिजल्ट घोषित किया जाएगा। खुद उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ये रिजल्ट जारी करेंगे। तो आज उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित होगा। बैचलर ऑफ एजुकेशन जो परीक्षा होती है, जिसके बाद शिक्षक बनते हैं अभ्यर्थी, वो रिजल्ट जो है आज 2 बजे दोपहर में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा जारी किया जाएगा। इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त और आज जारी हो जाएगा बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट। खुद उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पूरी पारदर्शिता के साथ इस पूरे बीएड परीक्षा को मॉनिटर कर चुके हैं और आज परिणाम नतीजों का दिन है, परिणाम का दिन है और ऐसे में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय इन नतीजों को जारी करेंगे। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के सभी अभ्यर्थी जो भारत अपडेट को देख रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 बजे वेबसाइट पर जाकर के आप अपने रिजल्ट चेक कीजिएगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय आज रिजल्ट जारी कर देंगे। तो उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित होगा। आज उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से जारी करेंगे। संजीव सिंह हमारे साथ ब्यूरो चीफ लखनऊ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। संजीव, क्या जानकारी है कि 2 बजे जारी किया जाएगा बीएड की प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट? परीक्षा का जो रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा और ये कहा जा सकता है कि 21 मई को जो है ये परीक्षा हुई थी और करीब जो है 4 लाख बच्चों छात्राओं ने जो है ये परीक्षा में शामिल हुए थे। और आज जिस तरह से बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित होगा और उसके बाद जो भी अभ्यर्थी हैं वो मेरिट के हिसाब से उनको उनका कॉलेज जो है मिलेगा। और करीब दिन में आज 2 बजे जो है शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी जो है रिजल्ट को जारी करेंगे। इसको लेकर छात्रों में अभ्यर्थियों में भी काफी ज्यादा उत्साह है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो है परीक्षा हुई थी और साल जो है इसका रिजल्ट भी घोषित कर लिया गया, तो ये एक बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए भी है। क्या इसमें पैमाने बरते गए हैं पारदर्शिता के लिए और जो बीएड के अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे अपने रिजल्ट का, उनको बिना लैग, बिना कोई परेशानी के रिजल्ट उनको उन तक पहुंच जाए, उसके लिए क्या तैयारी की गई है इस बार, क्या खास है? देखिए, परीक्षा में नकल विहीन हो इसको लेकर इस दौरान काफी ज्यादा तैयारी की गई थी। जब पूरे सीसीटीवी परीक्षा केंद्रों पे लगाए गए थे। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देने आ रहे थे उनकी जो है सघन चेकिंग भी कराई गई थी और ये कहा गया था कि पेपर की शुद्धता बनाए रखी जाए। और ठीक है संजीव, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज नहीं आ रही।
तो दोपहर 2 बजे सभी अभ्यर्थियों के बीड अभ्यर्थियों के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जारी करेंगे रिजल्ट। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ गई है, देखिए वैश्विक खबर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर खबर मिल रही है। ट्रंप, जेडी वेंस और गालिबाफ ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, साइन कर दिए हैं। एमओयू पर डिजिटल हस्ताक्षर हुए हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर डिजिटल हस्ताक्षर किए गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू साइन किए गए हैं। आप देखिए किस तरह से अमेरिका लगातार ईरान से कह रहा था कि हम शांति के लिए तैयार हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला जाए। अब क्या इसके पीछे ट्रंप, जेडी वेंस और गालिबाफ ने जो हस्ताक्षर किए हैं, इसमें क्या क्या है, एमओयूज में किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है, तो अमेरिका और ईरान ने साइन की है, ये देखना बाकी है। ये जो डिटेल्स आएंगे वो हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर यही है कि देखिए अमेरिका और ईरान की तरफ से कुछ एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्या ये शांति का एमओयू है या फिर कुछ अन्य समझौते जो पहले से सशर्त अमेरिका कह रहा था कि ईरान को माननी होगी, उसके बाद ही हम वहां से हटेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट इस पूरे मुद्दे और पहलू में है कि पीस ड्रिल पर डिजिटल साइन हुए हैं। अमेरिका ईरान में पीस ड्रिल पर डिजिटल साइन हुए हैं। 19 जून को जिनेवा में औपचारिक डील होगी। कहा जा रहा है कि ईरान को 28 लाख करोड़ अमेरिका दे सकता है। और देखिए यही है, अमेरिका ने यहां पर नुकसान पहुंचाया और खुद अमेरिका को हर्जाना भरना पड़ रहा है। तो ये ईरान का सशर्त आप कह सकते हैं कि जिस तरह से ईरान ने अपनी सशर्त शर्त रखे, उस पर एमओयूज पर अमेरिका को झुकना पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान समझौता पूरा हो चुका है और इस पर जिनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर होंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे। और अभी देखिए जो बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका और ईरान के बीच एमओयूज पर साइन किए गए हैं। ये पीस डील ही आप समझिए। हॉर्मुज़ को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्ट आ गया है। ट्रंप के पोस्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हॉर्मुज़ से जहाजों की आवाजाही अब शुरू हो जाएंगी। हालांकि ट्रंप के पोस्ट का कोई भरोसा नहीं है। ट्रंप आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ और बोलेंगे। और ट्रंप ने अभी फिलहाल ये कहा है कि हॉर्मुज़ से जहाजों की आवाजाही शुरू हो गई है। कई जहाज हॉर्मुज़ से तेल लेकर निकले हैं, लेकिन ईरान का कोई भरोसा नहीं। ईरान कब अटैक कर दे, स्ट्राइक कर दे, क्योंकि ईरान लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर कहता है कि यही दुखती नस है दुनिया की, जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं और दुनिया को परेशान कर सकते हैं। और इसलिए ट्रंप को भी झुकना पड़ा है। आप देखिए कई जहाज हॉर्मुज़ से तेल लेकर निकले हैं, ये ट्रंप का दावा है। ट्रंप कह रहे हैं कि भारतीय जहाज दिशा हॉर्मुज़ से निकला है। इंडियन शिप दिशा नाम का ये शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकला है, ट्रंप ये कह रहे हैं। और देखिए आज तो G7 समिट है, ट्रंप पहुंच रहे हैं G7 समिट फ्रांस में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं। सबकी नजर इस पर है क्या मुलाकात होती है दोनों नेताओं के बीच में। ट्रंप हालांकि कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कि कई जहाज दक्षिणी समुद्री सीमा से गुजर रहे हैं। खास करके ट्रंप ने इंडिया के शिप दिशा को लेकर के जिक्र किया है कि भारतीय जहाज दिशा हॉर्मुज़ से तेल लेकर निकला है। और आप इसी से अहमियत समझ सकते हैं भारतीय जहाजों की। हॉर्मुज़ से जहाजों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, ट्रंप ने यह दावा किया है। ट्रंप कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा सी, सब अपने पीस डील साइन कर लिए हैं और अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को छोड़ दिया है, खोल दिया है और यहाँ से जहाज़ों की आवाजाही बहुत स्मूथली स्ट्रीमलाइन कर दी गई हैं। आगे जहाज निकल रही हैं। आगे बढ़ेंगे, यूपी के कानपुर से खबर आ रही है। कानपुर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विजयनगर सब्जी मंडी चौराहे से संतनगर चौराहे के निकट मरियमपुर चौराहे तक मार्ग की चौड़ीकरण का शिलान्यास किया गया। चैन फैक्ट्री चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में कानपुर नगर के सांसद रमेश अवस्थी
और गोविंदनगर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने संयुक्त रूप से 1300 मीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी है। लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से होने वाला यह प्रोजेक्ट क्षेत्र की यातायात समस्याओं को काफी हद तक दूर करेगा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए भारत अपडेट।